बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लेक्चर नंबर 9 है आज हमारा फंक्शंस के हवाले से। प्लीज आपको याद होगा कल 2 दिनों जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्रामिंग है ना ये 3 चीज़ों का मजमूआ है। पहली लाइन पढ़ें। नंबर 1 है हमारे पास सीक्वेंस, नंबर 2 है हमारे पास डिसीजन मेकिंग, नंबर 3 है हमारे पास लूप। हैंड आउट्स पे आपने नजर रखनी है। हमने ये कहा था कि जब हम कोड को पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक एग्जीक्यूट करते हैं ये हमारे पास सीक्वेंस होता है। जब हम इफ एल्स या स्विच की मदद से किसी लाइन को चलाते हैं, किसी को हम स्किप करते हैं, तो ये हमारे पास सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है। और जब हम किसी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार चलाते हैं किसी कंडीशन के साथ अटैच करके, तो इसे हमने लूप पढ़ा था। और प्रीवियसली हमने पढ़ा कि हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग है इसमें 3 चीजें हैं, इफ एल्स, स्विच और टर्नरी ऑपरेटर। और लूप भी हमारे पास 3 किस्म की है, वाइल, डू वाइल और फॉर। ये सारी चीजें अब हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन को का सिंटैक्स देखेंगे कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, और कुछ सैंपल फंक्शंस जो लिखे हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली फंक्शन की जो लॉजिक है ना वो क्या है। फंक्शन की जो लॉजिक है वो ये है सब टास्क। अब अगर आप ये दूसरे पैरे में देखें तो आपके पास एक लफ्ज है मेजर टास्क टू मेक अ स्टूल, और एक है सब टास्क। हाँ, उसकी सीट बना लें, उसके बाद उसकी 3 लेग्स बना लें, उसके बाद क्या करें कि 3 लेग्स को जो है वो उस सीट के साथ आप जोड़ दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, स्टूल बन जाएगा। ये एक एग्जाम्पल दी हुई है। और ये एग्जाम्पल किस लिए दी है जरा ध्यान से देखेंगे। अगर आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने का वो तरीका अभी तक आपने नहीं देखा जिसकी आज हम बात करने चाहें। हम प्रोग्राम पूरे को नहीं, हम प्रोग्राम में से सब टास्क ढूंढेंगे। सब टास्क क्या मुराद, एक ऐसी टास्क, अच्छा उसका लेवल क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो याद रखो कि किसी भी एक टास्क को अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो आपको याद होगा आपने सबसे पहले अल-ख्वारिज़मी प्रिंसिपल पढ़ा था। अल-ख्वारिज़मी प्रिंसिपल, अल-ख्वारिज़म जो है ये एक इलाके का नाम है, वहाँ एक साइंसदान था, उसने उसका नाम अल-ख्वारिज़मी के नाम से था, नाम उसका कोई और था। ये फर्स्ट ईयर की बुक या सेकंड ईयर की जो बुक है ना आईसीएस की, उसका पहले चैप्टर का पहला पेज है। क्या है टेक्निक उसकी, क्या थी कि टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सिंपलर स्टेप्स एंड देन सॉल्व दी स्टेप वन बाय वन। बड़ी प्रॉब्लम है उसको आप क्या करो कि मेजर है ना उसे आप छोटे छोटे हिस्सों में ब्रोक डाउन इनटू सिमिलर पीसेस। ये देखें इसमें लिखा हुआ है कि डिफिकल्ट टास्क है उसको ब्रोक डाउन करो सिमिलर पीसेस के अंदर, और उन एक एक पीस की लॉजिक बनाते जाओ, सॉल्व करते जाओ। इस तरह आपकी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इसको तो ऐसे हो गया। अब ये टेक्निक प्रोग्रामिंग में पता क्यों यूज होती है। प्रोग्राम को ऐसा थोड़ी होता है कि जिस तरह की असाइनमेंट आती है। प्रोग्राम क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। प्रोग्राम क्या है कि एक जो है वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर बनाना है। प्रोग्राम ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना है। अब जो डिजाइनर होता है वो क्या करता है, तमाम सॉफ्टवेयर को सब सॉफ्टवेयर में डिवाइड कर देता है, उसको इतने छोटे छोटे पीसेस में वो डिवाइड कर देता है और 15 बंदों को उन पीसेस को डेवलप करने में लगा देता है। फायदा क्या हुआ कि 15 बंदे एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर पैरेलल अब काम कर रहे हैं। जब वो सारे अपने पीस बना लेंगे उसके बाद उन तमाम पीसेस को जोड़ के आपके पास एप्लीकेशन बन जाएगी। समझ आई बात की। वो जो पीस ऑफ ए प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। अ स्मॉलर पीस ऑफ कोड जो है, स्मॉलर पीस ऑफ कोड, स्मॉलर पीस ऑफ ए प्रोग्राम जो है जो स्पेसिफिकली कोई एक काम करता है। ये भी लफ्ज ध्यान में रखिए। वैसे कोई लिमिट नहीं है, फंक्शन कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क विद इन इट्स बॉडी। चूंकि वो एक छोटा प्रोग्राम जो है, फंक्शन एक सूरत में एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन हमने असूल उसका क्या है, पेज नंबर अगले पेज पे आ जाए। असूल क्या है, रिफाइन इट एंड डिवाइड इट इनटू स्मॉलर पीसेस। उसे तोड़ते जाएं, छोटे छोटे पीस बनाते जाएं। वी रिफाइन इट अगेन एंड अगेन इनटू स्मॉलर पीसेस। हम इसको इतना छोटा करेंगे कि ये एज इजीली मैनेजेबल टास्क के अंदर जो है ना वो तब्दील हो जाए, और उसके बाद आप उस टास्क के लिए जो है वो कोड लिखें। ये अगर हम इसकी तारीफ देखें तो देखें आगे फंक्शंस के आगे, फंक्शंस आर लाइक सब टास्क। बेसिकली फंक्शन क्या है, एक सब टास्क है।
जिस तरह एक टास्क होती है और उसकी एक छोटी टास्क होती है, तो फंक्शन जो है वो एक सब टास्क है। करता ये क्या है? नंबर 1 ये रिसीव करता है सम इंफॉर्मेशन, उसके बाद डू सम प्रोसेसिंग करता है एंड प्रोवाइड ए रिजल्ट। ये 3 बातें ध्यान से सुनना। A function receives information, process that information and give a result। ये 3 काम तो यहीं पे हो गए कि जो भी फंक्शन होगा वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेगा, कोई प्रोसेसिंग करेगा और कोई रिजल्ट देगा। अच्छा, अब तीनों चीजों में से हमारे पास ध्यान में रखिएगा, इन तीनों में से कुछ चीजें कंपल्सरी हैं और कुछ हमारे पास ऑप्शनल है। ठीक है, ऐसा फंक्शन भी हो सकता है कि जो हमसे वैल्यू कोई ना ले, लेकिन प्रोसेसिंग करना फंक्शनल है का लाजमी है और वैल्यू रिटर्न करना भी उसका लाजमी है। बस ये बात अपने जहन में अब आपने बिठा लेना है, ये 3 चीजें होनी चाहिए। फंक्शन लाइक ए कॉलिंग ए प्रोग्राम, फंक्शन ऐसे ही है जैसे हम एक प्रोग्राम को कॉल करते हैं, जहां पर हमें जरूरत होगी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, वो आएगा, अपना काम करेगा और अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा। इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है इसे हम फंक्शन कॉलिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं। फंक्शन को कॉल करना और उससे काम करवाना, और इस मेथोडोलॉजी को हम फंक्शन कॉलिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं। किस तरह हम कॉल करते हैं ये बात की बात है। आपने खुद देखा है, आप सी का प्रोग्राम कैसे करते हो, मेन के फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है ना। उस वक्त तक आपका सी का प्रोग्राम नहीं चलता जब तक आप मेन के फंक्शन के अंदर सारा कोड नहीं लिखते। तो इससे क्या मुराद है, आप सी प्लस प्लस के कंपाइलर में से मेन के फंक्शन को कॉल करते हो और उसका नाम मेन है, इसका मतलब है यहां से शुरू होगा प्रोग्राम आपका। चाहे जो मर्जी कोड लिखा हुआ है, आपके कंपाइलर ने डायरेक्ट मेन पे आना है और वहां से उसे रन करना शुरू कर देना है। 2 किस्म के फंक्शंस होते हैं जी हमारे पास, 2 कैटेगरीज हैं इसकी। कौन कौन सी जी? ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये बहुत अहम बात है जी, और ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे कि जो हमसे इनपुट लेंगे, कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो वैल्यू को रिटर्न करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो वैल्यू को रिटर्न, बहुत सादा बात है यहाँ पे, इसलिए मैं नोट्स खोलता हूँ। अब अगर मैं नोट्स के अलावा आपको फंक्शन पढ़ाता ना, तो मैं ये कैटेगराइजेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने अपने तरीके से आपको पढ़ा जाना था। पढ़ानी मैंने थी ये बात रिटर्न टाइप, लेकिन जो बुक होती है, जो अच्छे लोगों की लिखी हुई होती है, पढ़े लिखों की लिखी होती है, तो उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से, अब इसमें उसने डिवाइड कर दिया ऐसा फंक्शन, यानी आपने जब कोई भी फंक्शन लिखना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये वैल्यू रिटर्न करने वाला है या विदाउट वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। समझ आ गई? जो ये इतनी अहम चीज है। उसके बाद आ जाएगी, अच्छा इसमें हो गया ये वाला। अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ जी, प्रोसेसिंग उसने लाजमी करनी है। एक फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये उसका सिंटैक्स है जी, ये ज़हन में रखिएगा जी, ये उसका एक सिंटैक्स है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि उसकी रिटर्न वैल्यू टाइप क्या है। ठीक है जी, एक फंक्शन लिखना कैसे शुरू होगा, रिटर्न टाइप बताई जाएगी। उसके बाद उसका नाम लिखा जाएगा, फंक्शन का नाम, कि इस फंक्शन का नाम क्या है। उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो जाएंगी और ब्रैकेट के अंदर जितने आर्गुमेंट वो लेता होगा, जिसे हम अभी कह के आए कि एक फंक्शन कुछ इंफॉर्मेशन लेता है और कुछ प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट देता है। जो वो आउटपुट देगा उस चीज को मेंशन करेगी रिटर्न टाइप। ठीक है, जो वो इनपुट लेगा उसे मेंशन करेगी आर्गुमेंट लिस्ट, और जो वो प्रोसेसिंग करेगा वो इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान उसकी बॉडी होगी, डेक्लेरेशंस एंड स्टेटमेंट्स। समझ आई बात की है? नहीं, हम एक फंक्शन बनाते हैं जो स्केयर करता है वैल्यू को, क्या करता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम आर्गुमेंट में एक एक्स उसे देंगे और वो जवाब में हमें क्या देगा, एक्स ज़रब एक्स, यानी 2 एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू देगा। तो उसका मतलब है उसकी इनपुट क्या है, एक वेरिएबल हम उसको इनपुट देंगे और वो उस वेरिएबल को 2 दफा मल्टीप्लाई करेगा, ये प्रोसेसिंग है, और 2 दफा मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा वो हमें वापस करेगा, ये उसकी आउटपुट है। तो रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट लिस्ट क्या होते हैं, इसके अंदर आपने मेंशन करने हैं जी जो डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। रिटर्न टाइप अब क्या हो सकती है, अब 4 चीजें हमने बता दी, कौन कौन सी जी, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट और डेक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स। इनको अब हमने समझना है। रिटर्न टाइप आपकी कोई भी डाटा टाइप हो सकती है,
रिटर्न टाइप आपकी इंटीजर, शॉर्ट, बूल, लॉन्ग, जो भी आपका है ये हमारे पास रिटर्न टाइप कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उसकी रिटर्न टाइप फिर क्या हो? हमने कहा ना कि रिटर्न टाइप लिखना जरूरी है। अब एक फंक्शन वैल्यू ही नहीं रिटर्न करता, अगर तो वो इंटीजर रिटर्न करेगा तो हम लिख देंगे इंट, अगर वो लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करेगा तो लिख देंगे लॉन्ग, अगर फ्लोट करेगा तो फ्लोट, करेक्टर करेगा तो करेक्टर, और अगर यानी CHAR, और अगर बुलियन करेगा तो हम क्या लिख देंगे? बूल लिख देंगे या बुलियन लिख देंगे। अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो फिर हम लिखेंगे वॉइड। पढ़ा था ना C++ के अंदर एक रिटर्न टाइप है वॉइड, नथिंग, वॉइड स्टैंड्स फॉर नथिंग। तो अगर जहां पर हम देखेंगे कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, हम उसकी रिटर्न टाइप को क्या लिखेंगे? वॉइड लिखेंगे। दूसरी चीज है जी, इसके अंदर फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए? द सेम रूल्स ऑफ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन आर अप्लाइड फॉर द फंक्शन नेम। जो रूल वेरिएबल का नाम रखने के आपने पढ़े हैं कि नाम जो है वो करेक्टर से शुरू होगा, कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा, नाम के अंदर करेक्टर और नंबर दोनों आ सकते हैं, नाम के अंदर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वेरिएबल के नाम के अंदर डैश इस्तेमाल नहीं हो सकती, अंडरस्कोर इस्तेमाल हो सकता है। ये रूल पढ़े हैं ना हमने, वही रूल हैं फंक्शन के नाम लिखने के लिए। ठीक है। और जो कन्वेंशंस, रूल्स में और कन्वेंशंस में फर्क होता है, जो कन्वेंशन वेरिएबल के नाम रखने की हैं वही कन्वेंशंस जो हैं वो फंक्शन के नाम रखने की। फंक्शन का नेम एक बात है, फंक्शन का नाम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, यानी फंक्शन का नाम देख के हमें पता चल जाए ये क्या करता होगा। जैसे फंक्शन का नाम अगर स्क्वायर हो तो क्लियरली पता चलता है कि ये किसी वैल्यू की स्क्वायर करता होगा। अगर फंक्शन का नाम स्क्वायर रूट होगा तो क्या मतलब है कि ये जजर लेता है, स्क्वायर रूट लेता है। और अगर किसी फंक्शन का नाम सर्कल एरिया होगा तो उसका मतलब, इससे क्या मुराद है कि ये एरिया, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता होगा। समझ आई बात की या नहीं? नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव। अगर आप स्क्वायर की जगह अकेला एस लिख दो, स्क्वायर रूट की जगह SR लिख दो और सर्कल एरिया की जगह CA लिख दो, फंक्शन फिर भी बन जाएगा, फंक्शन फिर चलेगा भी। आर्गुमेंट लिस्ट क्या है? आर्गुमेंट लिस्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच वी पास टू द फंक्शन। हमने ये कहा फंक्शन वो सब टास्क है जो हमसे वैल्यू लेता है, प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो अगर किसी फंक्शन में हम कोई कीमत देना चाहते हैं कि भाई इसका स्क्वायर निकालो, तो जो वैल्यू हम उसको देंगे ये आर्गुमेंट लिस्ट बताएगी। आर्गुमेंट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मसलन स्क्वायर में तो हम एक ही देते हैं, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो क्या पास करेंगे? 5, 7। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, आपके जो कैलकुलेटर है उस पर भी बटन बना हुआ है, हम चाहते हैं 5 की ताकत 7 कैलकुलेट करें, तो पहले हम 5 दबाते हैं, फिर XY का बटन दबाते हैं, फिर हम 7 दबाते हैं, तो तब वो कैलकुलेट होती है। तो इसका मतलब है कुछ फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आर्गुमेंट्स की तादाद एक से ज्यादा होगी, तो इसीलिए लफ्ज आर्गुमेंट लिस्ट है, नॉट आर्गुमेंट है। तो जितने आर्गुमेंट आप चाहें इसे पास कर सकते हैं, और ये आर्गुमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे, और ये भी किसी वैलिड डाटा टाइप के होने चाहिए, यानी इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल जो भी हैं उसमें से कोई भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी डेक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स। डेक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट को कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये लफ्ज भी आप नोट कर लें। 4 चीजें मुकम्मल हो गई जी एक फंक्शन की। नंबर 1 रिटर्न टाइप विच विल स्पेसिफाई हाउ which will specify the nature of output value that a function will generate. ठीक है। नंबर 2 फंक्शन नेम that must be the same as we write the name of variables, and the function name must be descriptive in nature, yeah, self explanatory. Number 3 argument later or argument list the values which we will pass to the function for processing. ठीक है। चौथी है बॉडी ऑफ द लूप, जो इसका असल काम है, जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू पे इसने क्या करना है, उसे जमा करना है, तफरीक करना है, कंपेयर करना है, क्या करना है, वो सारी लॉजिक उस करली ब्रेसेस के अंदर हम जो बंद करेंगे वो इसकी बॉडी कहलाएगी। तो समझ आ रही है? जैसे मेन का फंक्शन लिखते हैं तो फौरन मेन के
बाद हम वो करली ब्रेस लगा देते हैं, तो वो सारा प्रोग्राम उस मेन फंक्शन की बॉडी होता है। बिल्कुल उसी तरह हम एक फंक्शन लिखेंगे और उसकी बॉडी। तो ये मिसाल देखें, आपके पास एक मिसाल है जी, जिसको आप देखें जी, नंबर 1, ये कोड आपके पास लिखा हुआ है जी। मैं छोटे छोटे सवाल करता हूँ जी आपसे। इंट स्क्वायर इंट नंबर, पहला सवाल, इसके आर्गुमेंट्स की तादाद कितनी है? हाँ जी, इसके आर्गुमेंट की तादाद है 1। नंबर, इंट डाटा टाइप है और नंबर एक आर्गुमेंट है इसका, ठीक है। और अच्छा, दूसरा सवाल, आर्गुमेंट की डाटा टाइप क्या है? जो आर्गुमेंट हम इसे दे रहे हैं उसकी डाटा टाइप क्या है? नहीं, इंट है, उसका नाम नंबर है, उसकी डाटा टाइप इंट है। दूसरा सवाल, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? उधर देखो ना, उधर है, इंट है, हमने लिखा है इंट स्क्वायर, समझ आ रही है? तो इसका क्या मतलब है भला? ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, ठीक हो गया। तीसरी बात, इस फंक्शन का नाम क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर, इसका नाम है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर जो है वो इसका नाम है। तीसरी बात, इस फंक्शन में कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो लिखी हुई हैं इसकी बॉडी में? 3 बेटा। इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, दूसरी स्टेटमेंट, और रिटर्न रिजल्ट, ये तीसरी, ये इसकी बॉडी है। जो चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था वो जरा दोबारा अपने इसको बिल्कुल सामने रखें और काउंट करें। नंबर 1, हमने कहा फंक्शन 4 चीजों से बनता है। रिटर्न टाइप तो इसकी है इंटीजर, फंक्शन नेम तो इसका नाम है स्क्वायर, आर्गुमेंट लिस्ट तो इसमें एक आर्गुमेंट है जिसका नाम नंबर है और टाइप इंटीजर है। नंबर 4 है बॉडी, तो इसकी बॉडी में 3 स्टेटमेंट्स हैं टोटल, जिसमें से इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ये डेक्लेरेशन है, नंबर इज रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर प्लस नंबर, ये एक अरिथमेटिक इक्वेशन है, और रिटर्न की स्टेटमेंट है जिसके जरिए वैल्यू रिटर्न हो रही है। जो फंक्शन, एक बात यहां पे नोट कर लें, जो फंक्शन रिटर्न टाइप के साथ होगा, हमने पढ़ा ना 2 किस्म के फंक्शन होते हैं, पढ़ा है ना, कि भी एक रिटर्न करने वाले, तो ये रिटर्न करने वाला है या नॉट रिटर्न करने वाला है? क्योंकि इंट लिखा हुआ है, अगर नॉट रिटर्न वाला होता तो वाइड लिखा होता है। एक बात यहां पर ये वो सुन लो, जो फंक्शन रिटर्न टाइप के होते हैं उस फंक्शन की बॉडी की आखिरी स्टेटमेंट रिटर्न पर मुश्तमिल होती है। समझ आ रही है? मैं बता रहा हूं कि जो फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न करने वाले होते हैं, यानी हमने कहा ना 2 किस्म के फंक्शन है, वैल्यू रिटर्न करने वाले और वैल्यू डू नॉट रिटर्न करने वाले। तो जो रिटर्न करने वाले फंक्शन होंगे उसकी बॉडी की जो आखिरी लाइन होगी वो रिटर्न स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होगी। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन आपने लिख लिया, कॉल कैसे किया जरा नीचे आके देखें, प्रोग्राम है आपने लिखा हुआ, इंक्लूड आयोस्ट्रीम है, मेन है, ठीक है। जहां पर आप इसे कॉल कर रहे हो वो देखो जी, नीचे एक सेकंड लास्ट जो लाइन है ना वो पढ़ें, रिजल्ट इज इक्वल टू, हाँ जी, रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर, और आगे हम नंबर की वैल्यू से पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, अब स्क्वायर ऑफ नंबर, जो नंबर की वैल्यू होगी वो स्क्वायर के पास जाएगी, आपकी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल यहां से निकलेगा और उधर चला जाएगा और वहां जाके ये वैल्यू है। तो ब्रैकेट में लिखना है या ब्रैकेट में ही लिखना है। तो स्टार का निशान कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? वो तो उधर हो गया ना, वो तो उधर करेगा ना, काम दोनों का एक ही है। काम एक नहीं, ये काल ही हम उसे कर रहे हैं जो ऊपर लिख के आए, ये काल ही वो कर रहे हैं ये। जी जी, मतलब ये नंबर मल्टीप्लाई नंबर है, हाँ जी, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हाँ जी, ठीक है। ये है स्क्वायर इनटू नंबर, ये भी मल्टीप्लाई हो गए, हाँ जी, ये भी मल्टीप्लाई होंगे, हाँ जी। अब इसकी वैल्यू आएगी, वो रिजल्ट के अंदर जो है ना वो लिख दी जाएगी। वो हमने जो भी है हम देख रहे हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करना है, ये अलहदा से चीजें हैं, ये कॉलिंग द फंक्शन, ये तो रिमार्क लाइन है ना, ये एक अलहदा चीज है, हमने इसको कॉल कैसे करना है असल में तो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। अब अगर आप इस तरफ आ जाएं तो मैं आपको दिखाता हूं जी कि हम इसे यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखें जी, हम एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम लिखते हैं,
ये अनटाइटल्ड है, इन दोनों को मैं, इन तीनों लाइनों को कॉपी कर लेता हूँ, ये मुझे वहाँ भी चाहिए इस प्रोग्राम में। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिखते हैं जी इंट मेन, और ये हमने लिख दिया, ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है जी, अब इसके अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट, ये स्केयर वाला ही हम लिखते हैं, ये अब मैंने कहा ना कि आप इसको ना, जो चीज़ आपके रेलेवेंट, ये भी एक स्ट्रिंग इंक्लूड फाइल ही है ना, ये भी आपने स्ट्रिंग को पढ़ा नहीं है इसलिए, ये तो कुछ कितनी किस्म की है, कॉनियो, stdio और पता नहीं मैथ, कितने ही किस्म की हमारे पास हैं। हम करते हैं जी एक सी आउट, एक हम स्केयर स्केयर का फंक्शन हम लेते हैं जी, इंट एन मैंने लिया जी, ठीक है, और इसी तरह इंट मैंने ले लिया ये आर ई एस रिजल्ट के नाम से। ठीक है, मैंने सी आउट किया और मैंने कहा जी एंटर अ नंबर, ठीक हो गया जी, और ये देखेंगे ये मेरे पास, इसी तरह मैंने सी इन करके इस नंबर को मैंने एन के अंदर जो है ना वो ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एन, तो ये एन का स्क्वायर कहाँ चला गया, रिजल्ट में, और उसके बाद मैं सी आउट कर देता हूँ कि स्क्वायर ऑफ एन, स्क्वायर ऑफ नंबर, और उसके बाद इक्वल, और यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, और रिटर्न 0 लिखते हैं, रिटर्न 0, सेव किया जी इसे, फंक्शन एग्जाम्पल के नाम से, और हमने इसे कंपाइल किया 0, और मैं बताता हूँ रिजल्ट पे 0 का वहां लिखा है यार, रन रिटर्न 0, ये फंक्शन की टाइप इंटीजर है ना रिटर्न टाइप, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। ये हमने रन किया, उसने कहा जी एक नंबर दो, हमने उसे नंबर 7 दिया, उसने कहा जी इसका स्क्वायर जो है वो 49, समझ आ गई। अब हम यही काम बजरिया फंक्शन करें, काम यही करेंगे, लेकिन अब हम प्रोग्राम के अंदर रेज 99 नहीं करेंगे, बल्कि हम एक, नहीं ये तो आउटपुट करवाया ना, रिजल्ट के अंदर वैल्यू एन, मैंने क्या कहा, फंक्शन की समझ उस वक्त आनी है जब आपको पहले प्रोग्रामिंग आती है। अगर सी आउट का ही नहीं पता, सी इन का नहीं पता, प्रोसेसिंग का नहीं पता, तो फंक्शन तो एक प्रोग्राम को नए तरीके से लिखने का नाम है, तो अगर प्रोग्राम ही नहीं लिखना आता तो नया तरीका कैसे समझ आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये तो हम सिर्फ सी आउट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे सवाल यहाँ तक खत्म हो जाता है, सवाल नहीं, अभी हमने शुरू ही नहीं किया, अभी हमने सिर्फ एक काम को किया है, अभी हमने एक काम को किया है प्रोग्राम के थ्रू, अब हम उसी काम को करेंगे फंक्शन के थ्रू। फंक्शन के थ्रू करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, कंट्रोल एस लिखेंगे। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं इंट एस क्यू यू ए आर स्केयर और इंट, ये देखेंगे दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप में आपने 3 चीजें बतानी होती हैं, रिटर्न टाइप क्या होगी, नाम क्या होगा, और आर्गुमेंट कितने होंगे। तो ये क्या बता रहा है, देखो इंटीजर इसकी रिटर्न टाइप है, स्क्वायर इसका नाम है, और इसमें एक आर्गुमेंट जाएगा जिसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। अब ये फंक्शन है और इसको आप डिफाइन कर दें, बेशक यहाँ पे डिफाइन कर दें, बेशक मेन से बाहर जाके जहां मर्जी आप कर सकते हैं। मैंने इंट लिखा, स्केयर लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा इंट एक्स, और ये मैंने बॉडी बनाई, और इसके अंदर मैंने उसी तरह ही जो मैंने लिखा था जी, इंट आर ई एस इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू 0, उसके बाद मैंने लिखा आर ई एस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और उसके बाद मैंने लिखा रिटर्न एक्स और रिटर्न आर ई एस रिजल्ट। अब ये क्या करेगा, अब जरा ध्यान से इसको समझना है, ये हम जो आर्गुमेंट इसके भेजेंगे वो किसे मिल जाएगा, एक्स को, एक्स के बाद अंदर आया इसने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है उसको 0 कर दिया, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया, और इस रिजल्ट की वैल्यू को वापस भेज दिया और उसे रिटर्न कर दिया। अब हम यहाँ पर ये लाइन कर देंगे खत्म, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे इसे एस क्यू एस स्क्वायर ऑफ एन, ये देखो क्या लिखा है मैंने,
कि स्क्वायर ऑफ नंबर किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ n के बराबर है। अब देखो इसकी लॉजिक क्या है प्रोग्राम चलने की। आपका प्रोग्राम यहाँ तक चलता आएगा, जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा तो इसका क्या मतलब है, स्क्वायर के फंक्शन को कॉल करो। इसका क्या मतलब है, आपका यहाँ से कंट्रोल खत्म होगा और इस लाइन पे आ जाएगा। अगर ये फंक्शन इसी फाइल में पड़ा हुआ है तो इधर आ जाएगा। अगर ये फंक्शन किसी और फाइल में है और आपने उस फाइल को इंक्लूड किया हुआ है तो ये वहां चला जाएगा। अब ये कंट्रोल यहाँ आ गया। यहाँ आते ही उसने क्या किया जी, जो n को वैल्यू मिली थी वो दे दी x को, और उसके बाद इसने x को x से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से जब आया तो ये वापस यहाँ पे आके वैल्यू को पुट अप कर देगा। अब जरा कंपाइल करें, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब बिल्कुल सेम आउटपुट आपके पास आएगी जो पहले आ रही। आपने बोला जी कि क्या है, 8 है जी, तो जवाब क्या है, 60। सेम काम हुआ है लेकिन अब हुआ है ये फंक्शन के थ्रू। अब इसका फायदा क्या है, सवाल तो ये हुआ कि पहले भी हुआ था, सेम ही है। तो फायदा इसका ये है, आपका ये प्रोग्राम 1000 लाइनों का, कितना, और उस 1000 लाइनों के अंदर आपने कोई 70 दफा किसी वैल्यू का स्क्वायर लिया, क्या 70 दफा कोई वेरिएबल आ रहा है जिसका आप बार बार स्क्वायर लेना पड़ता है, तो आपको बार बार ये रिजल्ट n जरब n लिखना पड़ेगा। समझ आ गई, जब भी आपने स्क्वायर लेना है आप लिखोगे रिजल्ट n इज इक्वल टू, अगर वो x का लेना है तो x इज इक्वल टू, और अगर आपने एक फंक्शन बनाया होगा तो आप हर दफा क्या करोगे, जिसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ऑफ x, स्क्वायर ऑफ y, स्क्वायर ऑफ नंबर, वहां पे उसका स्क्वायर का फंक्शन कॉल करेंगे। एक दफा कोड को लिखेंगे और बार बार उस कोड को हम इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही है, क्लियर है ये बात। तो फंक्शन का जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि कोड जो होता है वो रीयूजेबल हो जाता है। आप फंक्शन एक दफा लिखते हो, कॉल उसको जितनी दफा मर्जी कर लो और जिस मर्जी प्रोग्राम में कर लो। समझ आ रही है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम कैसे कॉल करते हैं ये आगे हमारे पास टॉपिक आएगा। ये मैंने कॉल किया, जब उस फंक्शन का नाम लिखा, ये मैंने उसको कॉल किया, तो ये कहाँ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि कितने भी आप यहाँ पे जो है ना वो इसी में स्टेटमेंट को ये देखना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी 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 वी, ये मैंने कर दिया। स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है जी, स्क्वायर ऑफ 6, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर ऑफ 9, यहाँ मैं सारा कुछ यही करना पड़ना था। लो स्क्वायर ऑफ जितना मर्जी लिख दो, आपने 23 लिख दिया, ठीक है जी, आपने 15 लिख दिया। हमें हर दफा तो नहीं 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा, 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा, क्यों जी, हम तो एक ही दफा, जब ये स्क्वायर n होगा तब भी वे नीचे जाएगा और स्क्वायर लेके वापस, जब स्क्वायर ऑफ 3 करना है तब भी क्या करेगा, नीचे जाएगा और उसको दोबारा, यानी एक ही दफा हमने इसका लिखा। अब जरा रन करके देख लें जी, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो सारों के स्क्वायर कैलकुलेट करके आपके सामने ये शो करते हैं। 6 लिखा और बाकी देखो जी सबके स्क्वायर उसने कैलकुलेट कर दिए। हमने हैंडल यूज नहीं किया हुआ तो इसलिए वो हर लाइन के आगे नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो देखो एक ही लाइन है, एक ही दफा हमने लिखा और हमने कितनी दफा इसे यूज कर लिया, दैट इज रीयूजेबिलिटी। फंक्शन का जो सबसे अहम काम है वो रीयूजेबिलिटी है। समझ आ गई बात, चल ठीक, थैंक यू।